सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आईएफपीएच के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करें। जैसे हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी सेशन है। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी का ये हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक के लिए चलेगा। 8 से 9 बजे तक के लिए इंग्लिश का सेशन होगा और 9 से 10 बजे तक के लिए मलयालम का उनका लोकल सेशन होगा, उनकी लोकल भाषा में। आईएफपीएच बेसिकली एक कोशिश है जिसके तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि होम्योपैथी ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच सके और लोगों का ज्ञानवर्धन हो। तो इसी कोशिश के बीच आज हमारे साथ जुड़ी हैं मैम डॉक्टर देवांगी पांड्या, जिनका आज का टॉपिक है बैश फ्लावर्स और उसके बारे में मैम जानकारी देंगी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं मैम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। मैम ने बीएचएमएस कंप्लीट कर लिया है, एमडी कंप्लीट कर लिया है। मैम प्रोफेसर हैं रिपोर्टरी डिपार्टमेंट में एंड मैम पीजी गाइड हैं एंड एल्यूमिनाई हैं इन एल्यूमिनाई एंड सीईपी कोऑर्डिनेटर हैं एट एएचएमसी। मैम का वर्किंग एक्सपीरियंस 12 इयर्स है एट अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मैम ने एमबीए कंप्लीट किया है इन हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन। मैम मेंबर हैं WICCI यानी कि विकी गुजरात चाइल्ड केयर काउंसिल की। आज का मैम का टॉपिक है बैश फ्लावर्स एंड उसका होम्योपैथिक एप्लीकेशन। सो मैम प्लीज आप अपना आज का टॉपिक शुरू कीजिए और हमारा बैश फ्लावर्स के बारे में ज्ञान बढ़ाइए। थैंक यू मनीष जी। धन्यवाद आपका। हम शुरू करते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज से। आज हम डर के बारे में बात करेंगे बैच फ्लावर रेमेडीज के तहत। जैसे कि हम जानते हैं होम्योपैथी किस तरह काम करती है। होम्योपैथी हमारे मन पे, हमारे शरीर पे और हमारी भावनाओं के ऊपर काम करती है। हमारी अंदरूनी शक्ति जो हम मानते हैं जैसे कि वाइटल फोर्स है, तो वाइटल फोर्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं या उसकी शक्ति बढ़ाते हैं हमारी नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से, जो हम हमारे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके बताते हैं। जब हम होम्योपैथी से इस अच्छी तरह से दवाई दे सकते हैं, तब हम कुछ और जैसे कि बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में क्यों चर्चा करें। या जब हमें पता है होम्योपैथी इतनी विशाल है, इतनी सारी दवाइयां उसमें दी गई हैं जो मन पे भी इतनी अच्छी तरह काम करती हैं, तो आज जानते हैं कि होम्योपैथी हमारी जो दवाई है, जो हम प्रकृति के हिसाब से पेशेंट को सिलेक्ट करके देते हैं, उसके साथ साथ बैच फ्लावर रेमेडीज का क्या विशेष लाभ हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि होम्योपैथी काम करती है मन पे, शरीर पे और भावनाओं पे, उसी तरह बैच फ्लावर रेमेडीज भी मन पे और भावनाओं पे बहुत अच्छे से काम करती है। यह भावनाओं के विषय में यानी कि इमोशंस, उसके ऊपर काफी असरदायक दवाई मानी जाती है। जबकि हमें पता है काफी ऐसी तरह की बीमारियां हैं जो हम शारीरिक रूप पे अनुभव करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति अपने मन से होती है, जहां पे हमारी भावनाओं पे ठेस पहुंचती है। और कहीं ना कहीं जब मन अपनी बात नहीं बता सकता, तो वह विषय भावनाओं के विषय या वह अपने शरीर पे उसके सिम्टम्स यानी कि चिन्ह अपने यहाँ दिखाती है। मतलब बैच फ्लावर रेमेडीज मन पे भी काम करती है और शरीर की तकलीफों पे भी काम करती है जो मन से उत्पन्न होते हैं। अब हमारे ऑथर के बारे में बात करें तो डॉक्टर एडवर्ड बैच, वह एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब वह जीव जंतु के बारे में जानकारी वह अच्छे से जानते थे या उनकी पढ़ाई उसके ऊपर निर्भर थी। अब डॉक्टर बैच यह समझते थे कि जो जीव जंतु हैं वह अपने आंते यानी कि इंटेस्टाइन के ऊपर खूब ज्यादा प्रभावित रहते हैं।
और जब जीव जंतु इंटेस्टाइन्स पे प्रभावित रहते हैं, मतलब वह ऐसी ऐसी शारीरिक तकलीफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके लिए हम वह बैक्टीरिया की दवाई अगर दें, तो वह ठीक हो सकते हैं, जो मन और शरीर दोनों पे असर करती है। इस तरह बैच डॉक्टर एडवर्ड बैच ने इस विषय के लिए लगभग 7 अलग-अलग प्रकृतियां बनाई, मतलब समझी। उन्होंने यह 7 प्रकृतियां समझी और सॉरी वह 7 प्रकृतियां उन्होंने समझी और उस प्रकार से उन्होंने अलग-अलग बैक्टीरिया किस तरह इंटेस्टाइन की अलग-अलग प्रॉब्लम्स पे इफेक्ट करे, इस तरह उन्होंने 7 प्रकृतियों के हिसाब से बैक्टीरियाज का महत्व समझा और यह दवाइयां उत्पन्न की। उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी इससे मिलने लगे और इन दवाइयों को उन्होंने नाम दिया 7 बैच नोजोड्स, जो इस प्रकार से नामांकित किए गए थे। जब डॉक्टर बैच इस विषय में आगे बढ़ने लगे, उन्होंने समझा कि जो हमारे क्रॉनिक डिजीजेस हैं, मतलब जो बीमारियां काफी टाइम से हमें परेशान करती हैं, काफी सालों से हम जिससे पीड़ित रहते हैं, उस पे यह दवाइयां खूब अच्छे से काम करेगी। इस तरह उन्होंने इसका महत्व समझ के यह दवाइयां देना शुरू किया। जब डॉक्टर बैच ने समझा कि ये दवाइयां इतनी असरकारक हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि जितनी ये शारीरिक पीड़ाओं पे असर करती है, मन पे भी असर करती है, लेकिन जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं छूट रही है। कहीं ना कहीं जो वह रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे या मानते थे कि मिलना चाहिए, वह उन्हें कहीं ना कहीं लैकिंग लगा। इस इस वजह से उन्हें फिर और आगे रिसर्च करने का मन हुआ और उन्होंने सोचा कि आगे रिसर्च करने से कहीं तो उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां मिल पाएगी जो मन पे भी असर करे, शरीर पे भी असर करे। जब उन्होंने ये समझा, तब उन्होंने कुछ प्लांट्स लेकर उन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जहां से उन्हें पहली दवाई जो है स्टार ऑफ बेथलहेम, जो है ऑर्निथोगैलम, वहां से उन्होंने वह दवाई का रिसर्च जब देखा, वह दवाई जब खूब अच्छे से उन्होंने समझी और उसके जो सिम्टम्स आने लगे, वह उन्होंने देखा कि मॉर्गन करके एक रेमेडी है, उससे काफी मिलते जुलते थे, जबकि मॉर्गन है अपनी बैच नोजोड। इससे उन्हें समझ में आया कि ऑर्निथोगैलम एंजाइटी यानी कि घबराहट, डिप्रेशन यानी दुखी रहना, इंट्रोस्पेक्शन यानी अंदर से सोचते रहना और ग्रीफ मतलब पुरानी बातों से जो चीज हमें दुखी करती है, बस उसी के बारे में सोचते रहना, तो इन सब पे खूब असरकारक करती है और जो शारीरिक तकलीफ है वह मॉर्गन नोजोड से काफी मिलती जुलती थी। यह समझने के बाद डॉक्टर बैच ने करीबन 38 दवाई दैट इज 38 रेमेडीज अलग अलग विभाग में विभाजित करके 7 ग्रुप बनाए, जिस जो इस प्रकार से हैं। पहला है फियर, जो है डर, अनसर्टेनिटी मतलब समझ में नहीं आना क्या करना चाहिए, एक फिक्स कोई भी फिक्स चीज ना हो, वो है अनसर्टेनिटी। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहीं भी मन नहीं लगना। लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होना। ओवर सेंसिटिविटी मतलब कोई कुछ बोल दे तो उसके बारे में बार बार सोचते रहना। ओवर केयर फॉर अदर्स वेलफेयर मतलब
कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में या दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा परेशान रहना, और डिस्पोंडेंसी मतलब बिल्कुल ही आधारित नहीं, जहां पे खूब दुख रहना, अंदर से हमेशा पीड़ित रहना, डिस्पोंडेंसी एंड डिस्पेयर। इस तरह इन्होंने 7 ग्रुप में ये सारी दवाइयां विभाजित की। आज का हमारा विषय है फियर। आज हम उसके बारे में ज्यादा डीप में चर्चा करेंगे। इस तरह उन्होंने सारी रेमेडीज जब डिवाइड की तो ग्रुप 1 फियर, दैट इज डर, उसमें मेन एंड ओनली रेमेडीज आर एस्पेन, फिर मिमुलस, चेरी प्लम, रेड चेस्टनट एंड रॉक रोज। ये 5 दवाइयां हैं जो डर के ऊपर काफी अच्छे से काम करती हैं। हर प्रकार का डर जो जहां भी है, इस 5 रेमेडीज के अंदर से ही हमें उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। दूसरे ग्रुप हैं जो इस तरह से हैं, जिसमें अलग अलग और दवाइयां हैं। तो हम बात करें पहली दवाई दैट इज एस्पेन के बारे में। जहां एस्पेन में है अननोन फियर, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं उसका डर। अब ऐसी कौन से डर होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं? ऐसे कौन से डर हैं जो हमें नहीं समझ में आते? कहीं ना कहीं ऐसे डर रहते हैं, और ये चीज एस्पेन में बहुत अच्छे से बताई हुई है। एस्पेन रेमेडी के अंदर इतने सारे भय हैं जो हम जिसका नाम नहीं बता सकते, जो हम समझा नहीं सकते कि यह डर किस प्रकार के हैं। उन्हें किसी भी तरह का डर हो सकता है, लेकिन वह खुद भी नहीं बता सकते कि वह डर क्या है। वो समझा नहीं सकते कि उस डर को क्या नाम दे। वो ऐसा कहते रहेंगे कि हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, पर ये नहीं पता कि किस चीज का डर लग रहा है। इतने सारे डर हैं कि वह खुद भी नहीं जानते, मतलब अंदर से वो खूब भयभीत रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। कोई भी चीज करने से पहले उन्हें यह डर अपने दिमाग से वह नहीं निकाल पाते। जैसे कि यहाँ बताया, उनके डर वेग होते हैं, मतलब जिसका कुछ अता पता ही नहीं हो। जैसे कि क्यों ये चीज से वो डर रहे हैं, और वह हमेशा यही कहते रहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्यों डर लग रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो पर गलत होने वाला है। मुझे यह लग रहा है कि कुछ गलत तो होने वाला है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई आधार नहीं, पर हाँ डर है। हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी इस दवाई में काफी अच्छे से हमें समझ में मिलेंगे। खूब ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, हर चीज पे सोचते रहते हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। वह ये सोचते रहते हैं, जैसे कि अगर कहीं पे कुछ खराब चीज हो गई, अगर कहीं पे कोई झगड़े हो गए, अगर कोई परेशानी आ गई, अगर कोई हमें परेशान करने आया, या बाहर कोई वॉर वगैरह हो सकता है। यानी कि वेग फियर, कहाँ किस उसका कोई अता पता नहीं, या ऐसी कोई चीज भी नहीं कि ये होने वाला है उसकी वजह से ये डर रहे हैं। जैसे कि कोविड, हमें पता है कोविड आ रहा है तो हमें उसका डर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा विषय ही नहीं है। वह जो डर है, जो जानते हैं, वो अलग रेमेडी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे नेमलेस फियर, दैट इज बेसिकली नेमलेस फियर्स। इतनी घबराहट रहती है एस्पेन वाले पेशेंट को, जिसकी कोई सीमा नहीं। वह इतने ज्यादा भयभीत होते हैं, इतने ज्यादा डरते हैं कि उनकी धड़कनें बढ़ने लगती है। वो पसीने से लथपथ होने लगते हैं, हमेशा कंपकपी रहेगी। हम उनके शरीर में कंपकपाहट लगती है। ऐसे कई बार हम भी पेशेंट सुनते हैं, वो आके बताएंगे कि बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती है, अचानक से पसीने आने लगते हैं।
और ऐसे उन्हें लगता है जैसे वो छुरी की धार पे चल रहे हैं, यानी इतना ज्यादा डर, या इधर हुआ या उधर हुआ तो उन्हें कहीं ना कहीं से चोट लग सकती है, इतना ज्यादा उन्हें भय रहता है। जैसे कि एस्पेन के बच्चे, वो तो ऐसा ही सोचते हैं जैसे उनके बेड के नीचे कोई बड़ा सा राक्षस हो। इसी वजह से वह अपने खिड़कियां, अपनी लाइट्स सब हमेशा ऑन रखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अंधेरा हो, नहीं तो वह राक्षस उन्हें पकड़ लेगा। वह राक्षस कुछ ना कुछ तो करेगा। इसी डर से वो बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते। हमेशा उन्हें कोई ना कोई साथ चाहिए, वरना वह यह चीज संभल के नहीं रख सकते। वह कहीं भी जाएंगे, वह अपना दरवाजा कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वह डरते हैं कि कहीं कोई आ गया, कहीं कोई भूत आ गया, जो स्वाभाविक रूप से है ही नहीं, जो स्वाभाविक रूप से दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं। ये डर ऐसा नहीं है कि रात में हो या दिन में हो, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। यह कभी भी हो सकता है, या कभी अचानक से आएगा और अचानक से चला जाएगा। बाकी इसमें ये बोल पाना कि कोई फिक्स टाइम हो, कोई फिक्स मोडालिटी हो, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। कभी भी उन्हें इतना डर लगेगा, इतना डर कि वो चक्कर सा भी महसूस करने लगेंगे। बैच फ्लावर रेमेडीज की इतनी अच्छी इफेक्ट है, या वो इतनी अच्छे से डॉक्टर बैच ने बताई हुई है कि उनके जो इमोशंस है, दैट इज जो फीलिंग्स है, वह हम बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं, और इवन अगर कोई पेट एनिमल है तो उस पे भी उसकी असर बहुत अच्छे से हो सकती है। देखते हैं पेट में इसे कैसे समझा जाए। वह कभी भी अंधेरे रूम में नहीं रहेंगे। यह एक निशानी है कि वह डरते हैं। वह अपने मालिक के पीछे 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 भागते रहेंगे और हमेशा मोर्निंग करते रहेंगे, मतलब सुस्त होते रहेंगे, या करके अपना कुछ ना कुछ बताने का प्रयत्न करते रहेंगे, जैसे वह परेशान है, वह खुश नहीं है, कहीं तो उनके साथ कुछ गलत है। जब ये चीजें हम समझते हैं कि मेंटल लेवल पे हो सकती है, तो फिजिकली ये हमें क्या दे सकते हैं, ये क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि खूब ज्यादा ड्राइनेस होना, स्किन बहुत ज्यादा फटी फटी होना, सूखी रहना, या मुहासे रहना, या खूब ज्यादा पसीना होना, जैसे कि हमने आगे भी देखा, या एक्जिमा होना, या रोंगटे खड़े हो जाना। जब हम ये दवाई देते हैं तब उसकी पॉजिटिव इफेक्ट क्या आ सकती है। वह जो भी परेशान है, जो भी पेशेंट है, उन्हें खूब ज्यादा शांत कर सकती है, उन्हें अंदर से विश्वास दे सकती है कि सारी चीजें उनके साथ नॉर्मल है। वह अपने आप को उभार सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वह बाहर ला सकते हैं, और जिस वजह से उनके वर्क प्लेस पे, या उनके परिवार के साथ, या आसपास के लोगों के साथ वह अच्छी तरह घुल मिल सकते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि उनके साथ रहने वाले लोग भी या उनका ये चीज महसूस करें, क्योंकि वो भयभीत ही नहीं है अब, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से समझ के उन्हें अच्छे से निभा सकते हैं। यह पूरी बात हमने की थी वो है एस्पेन के बारे में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ये अच्छे से समझ में आई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ, जो है मिम्युलस। जिस तरह हमने एस्पेन में देखा कि सारे जो डर हैं वो इस तरह के हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं, लेकिन मिम्युलस ऐसी दवाई है जिसमें जो डर है
वो सारे डर नोन फियर्स हैं, मतलब जिनके बारे में पेशेंट जानते हैं। वह बता सकते हैं कि उन्हें इस तरह का डर लग रहा है। वह बता सकते हैं कि ये चीज से परेशान है। वह उसका नाम दे सकते हैं, जबकि एस्पेन में नाम नहीं दे सकते। वह भी इतने ज्यादा घबराहट वाले होते हैं कि वह लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वह हमेशा थोड़े शर्मीले प्रकार के होते हैं। वह खूब अच्छे से बोल नहीं पाते। उन्हें कॉन्फिडेंस भी काफी कम रहता है। वह समझते हैं कि वो दूसरे से थोड़े कम हैं। वह समझते हैं कि वो इतने कैपेबल नहीं हैं। और इस वजह से बिकॉज ऑफ ये नेचर की वजह से हमेशा वो डर के अंदर फंसे रहते हैं। हमेशा वह उनका स्वभाव भी नर्वस टाइप का है और उस साथ साथ में उनका ये डर भी काफी उन्हें परेशान करता है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि उन्हें कीड़ों का भी डर लग सकता है। उन्हें बिजली कड़कने से भी डर लग सकता है। वह कहीं ऊंची हाइट से नीचे गिरने से भी डर सकते हैं। वह कोई बीमारी ना हो जाए, कोई जंतु ना पकड़ ले, वैसे से भी डर सकते हैं, जैसे कि फियर ऑफ डिजीजेस। वह एनिमल्स से भी डर सकते हैं। अगर कोई पेट एनिमल आजू-बाजू के आस-पड़ोस के घर में हो, तब भी वो डर-डर के चलेंगे, कहीं वो काट ना ले। वह इवन बाहर प्लेन में ट्रैवल करने से भी डर सकते हैं। मतलब जिस डर को हम नाम दे सकें, वह सारे डर म्यूमिलस के अंदर आप देख पाएंगे। जिनका हम कोई नाम नहीं दे सकते, वह सारे डर हम एस्पेन में देख पाएंगे। यह दो बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दवाइयों के। पब्लिक स्पीकिंग, बाहर किसी के सामने बोलना हो तो वो नहीं कर सकते। उन्हें इंजेक्शन लेने का भी डर लग सकता है, गरीबी का भी डर लग सकता है। जैसे कि बच्चे हैं, तो वो हमेशा रोते-रोते उठेंगे। कुछ तो उन्होंने सपना देखा हो डरावना, उसकी वजह से। वह स्कूल जाने से भी डरते हैं। अपने मित्रों के साथ खेलने से भी डरते हैं, कहीं कुछ कोई बोल ना दे, कहीं कोई गलती ना हो जाए। वह अपने माता-पिता से भी काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं, जिससे उन्हें कोई कभी कुछ बोले नहीं या कोई डाँटे नहीं। अब जैसे कि एस्पेन में हम देखते हैं, उन्हें लाइट्स हमेशा चाहिए, लेकिन म्यूमिलस बच्चे लाइट से काफ़ी सेंसिटिव हैं, उन्हें लाइट्स नहीं चाहिए। मिमिलस के पेट्स के बारे में बात करें, तो वह जिस तरह हम मिमिलस में देखेंगे, यह भी शर्मीले के प्रकार के हैं। वह कोई भी बाहर का पर्सन आए, तो वो आंख नहीं मिलाएंगे और वह कहीं ना कहीं कोने में छुपते जाएंगे। जब शारीरिक रूप से देखें, तो उनमें भी डर काफी तरह के हैं। उन्हें सिरदर्द हो सकता है, सांस की परेशानी हो सकती है, कहीं न कहीं जॉइंट में या स्नायुओं में कहीं न कहीं उन्हें दर्द महसूस होगा। हमेशा उन्हें भी फुंसियाँ हो सकती है, मुहासे हो सकते हैं। एक ऑटो इम्यून बीमारी जैसे कि सोरियासिस, वो भी हो सकता है और डायबिटीज़ भी हो सकता है। क्योंकि हर चीज़ में डर है, वह यह डरते ही रहेंगे। अगर ज़्यादा मीठा खा लिया, तो डायबिटीज़ होगी, पर उन्हें वह चीज़ हो भी सकती है। उन्हें पेट का दर्द भी हो सकता है, जैसे कि बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाना, डर लग रहा है, मुझे आज वहाँ नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, कोई स्पोर्ट्स में नहीं जाना, तो वो परेशान होते-होते बोलते रहेंगे कि हमें पेट में दर्द हो रहा है। उसी तरह बड़ों में झुर्रियाँ पड़ना जल्दी से, वह भी डरेंगे कि हम जल्दी से बूढ़े हो गए तो वो झुर्रियों में भी
अच्छे से काम करती है। अब जब मिमिलस देंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट हमें क्या मिल सकती है? खूब बहादुरपन, मतलब अंदर से शक्ति मिलना, शर्मीलापन चले जाना और सारे डर भी मिटा सकती है। जब परीक्षाएं हो या कोई सर्जरी हो या कोई ऐसी प्रोसीजर हो, तब भी ये दवाइयां खूब असरकारक रहती हैं और हमेशा आनंदित रखने में, खुशी महसूस करने में मिमिलस काफी फायदा देती है। जिस तरह सारे डर मिट जाएंगे, तो वह पेशेंट कंफ्यूज भी नहीं होगा। इन शॉर्ट, जब भी हम बैच फ्लावर रेमेडीज कहीं ना कहीं देते हैं पेशेंट को, तो वह खुल के जीना सीख जाते हैं। वह उनकी परेशानियों से जब बाहर आते हैं, तब वह समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत, और वह चीज वो अच्छे से फिर निभा सकते हैं। उनका इनकी इंटेलिजेंस, जो अंदरूनी शक्ति है, जिससे वो खूब आगे निखर के आ सकते हैं, वह खूब अच्छे से बाहर आ सकती है। ये दो रेमेडीज हो गई अपनी, मिमिलस और एस्पेन। अब हम जाएंगे तीसरी दवाई के ऊपर। हमें समझ में तो आ गया कि एस्पेन में हमें डर रहते हैं जो हम नहीं जानते, मिमिलस में डर हैं जो हम जानते हैं। लेकिन चेरी प्लम के डर कैसे हैं? चेरी प्लम में डर है कि वो अपना आपा खो बैठेंगे। वह यही डरते रहते हैं कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि एकदम वायलेंट वो हो जाए, खूब ज्यादा खूब ज़्यादा डरावनी चीज़ें करे, कहीं न कहीं वो किसी को मार ना दे, कहीं न कहीं उनसे कुछ गलत ना हो जाए, हमेशा वह यही सोचते रहते हैं। इसीलिए ये रेमेडी, चेरी प्लम, वो रेस्क्यू रेमेडी, वो एक महत्व की रेमेडी है। और क्राइसिस फॉर्मूला, मतलब जब भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, खूब ज़्यादा घबराहट हो, पैनिक अटैक आए, तब रेस्क्यू रेमेडी दी जाती है, जिसकी एक बहुत अच्छी दवाई है, वो है चेरी प्लम। अब चेरी प्लम के पेशेंट कभी भी लेट गो नहीं कर सकते, वो चीजों को जाने नहीं दे सकते, वो पकड़ के रखेंगे हमेशा, सारी चीजें उन्हें अपने कंट्रोल में चाहिए, क्योंकि वह कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनसे कुछ गलत हो जाएगा। इतने ज़्यादा कि वह कहीं न कहीं खुदकुशी ना कर ले, उसका भी उन्हें एक डर बना रहता है। उनके डर इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा, कि उन्हें ऐसे लगता है कहीं उनके रूम में, उनके कमरे में कोई ऐसी डरावनी शक्ति तो नहीं, कोई ऐसी डरावनी इमेज तो नहीं। वह ओवर स्ट्रेनिंग से भी डरते हैं, मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है हमारी पूरी मेरी पूरी एनर्जी चली जाएगी, मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी। इस तरह के भी डर उन्हें महसूस होते हैं। वह यह भी सोचते रहते हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे कुछ बोलने से किसी को बुरा ना लगे। मतलब इनके डर एस्पेन और मिमिलस से काफी अलग है। जैसे कि बच्चे, वह बेड वेटिंग के लिए चेरी प्लम एक अच्छी सी दवाई साबित हो सकती है। किस तरह? जब बेड वेटिंग होता है, तब बच्चे पूरे दिन में, जिनको बेड वेटिंग है, वह बच्चे पूरे दिन में अपने आप को खूब ज्यादा कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से नहीं बताते। पर जब वो सोने जाते हैं, उनका वो कंट्रोल लॉस हो जाता है, बिकॉज दे आर रिलैक्स्ड। तो जब वो सोने जाते हैं और कंट्रोल लॉस हो जाता है, तब उन्हें वह बेड वेटिंग में प्रभावित, बेड वेटिंग के सिम्टम में आप देख पाएंगे। वह कभी भी गुस्सा हो जाएंगे और खूब ज्यादा चिल्लाने लगेंगे। जैसे कि यंग लोग हैं, तो वह हमेशा पुरानी बातें सोचते रहते हैं और उसी के बारे में सोचते सोचते हमेशा गिल्टी होते रहते हैं, वह हमेशा दुखी होते रहते हैं।
जैसे कि चेरी प्लम के पेट्स हैं, उनके अंदर बहुत तेज म्यूजिक, या ये हम वैसे एनिमल्स में तो देखते ही हैं। जब दिवाली के समय खूब पटाखे जलते हैं, तो यह प्राणी बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। पर फिर भी ह्यूमंस के लिए पटाखे ज्यादा जरूरी है, और वो हर जगह पे लाउड म्यूजिक, लाउड नॉइजेस, लेकिन उसकी काफी असर हम एनिमल्स में देखते ही हैं। तब चेरी प्लम रेमेडी है जो उन्हें इस चीज से हेल्प कर सकती है। जब डर को अगर अच्छे से मिटाया नहीं गया, चेरी प्लम के डर को समझे नहीं, तब वो वायलेंस में भी रूपांतरित हो सकते हैं। या तो जैसे हमने बात की आगे, वह खुदकुशी करने का भी सोच सकते हैं। वह इतने ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे कि वह किसी को भी मार पीट आराम से कर सकते हैं। वह अपने डर को काबू जब नहीं कर पाएंगे, तब कहीं ना कहीं वो थ्रो करेंगे, एंड दैट इज बाय बीटिंग और कमिटिंग सुसाइड। या इसके दौरे ऐसे भी हो सकते हैं कि वह पागलपन के रूप में बाहर आए। इसी तरह ये क्राइसिस फॉर्मूला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। उन्हें हमेशा ये भी लगता है कि कहीं हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, कहीं कोई ऐसा ना बोले कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं। जिस तरह आगे हमने देखा, एक वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो सकते हैं, इतना ज्यादा इनमें डर रहता है। पर सबसे बड़ी बात, चेरी प्लम को समझ पाना इतना आसान नहीं है। यह ये समझते हैं, अपनी आप को, अपना फेस खूब अच्छे से छुपाना जानते हैं। जब आपके सामने कोई चेरी प्लम पेशेंट हो, तो आप उनके एक्सप्रेशंस जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। वह नहीं चाहते कि अपनी बात वो आगे किसी को बताएं। वह नहीं चाहते कि उन्हें कोई समझे, उनका डर कोई महसूस करे। उनकी आंखें हमेशा फटी फटी रहेगी, खूब बड़ी सी खुली हुई, और वो बहुत कम पलकें अपनी झुकाएंगे। फिजिकली जैसे हमने देखा, तो चेरी प्लम पेशेंट्स में हम देखेंगे बच्चों में बेड वेटिंग, उन्हें खूब ज्यादा खुजली हो सकती है। जिस तरह वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, या अगर हम बात करें कि वह चाहते हैं कि वो आउटबर्स्ट ना करे, वायलेंट ना हो, उसके लिए वह कहीं ना किसी स्टिमुलेंट का सहारा लेते हैं, और इस वजह से उन्हें कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है। तो वह एडिक्शन जो इस तरह डर के कारण है, दैट इज अल्कोहलिज्म, तो उसे निकालने में भी हेल्प कर सकता है। जब पेशेंट इतने ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब वो कहीं ना कहीं हिस्टेरिकल भी हो सकते हैं। इसलिए हिस्टेरिकल अफेक्शंस में भी मिमुलस सॉरी चेरी प्लम हेल्प करती है। इवन ये दवाइयां झुर्रियां कम करने में मदद करती है, और स्किन को ग्लो करने में भी मदद करती है। द पॉजिटिव पोटेंशियल, chaos टू लाइट, दैट इज द मेन थीम। मतलब इसकी जो मेन थीम है, जब दवाई दे तो वो अंधेरे से रास्ता दिखाने में खूब मदद करती है। जो एक्सट्रीम पैनिक की सिचुएशन हो या एंजाइटी हो, उसमें से बाहर आने में भी काफी अच्छे से ये दवाई हेल्प करती है। बच्चों में जो टेम्पर टेंट्रम्स देखे जाते हैं, या गुस्से एकदम गुस्सा देखा जाता है, तो उसे भी यह दवाई हेल्प करेगी बाहर आने में। यह दवाई से काफी ज्यादा पेशेंस, जो हम होम्योपैथ के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री ले, लेकिन हम ही अंदर से हड़बड़ाए हो, या हम ही बातचीत करने में सही ना हो, पेशेंट भी अपने आप समझ जाते हैं, और फिर वह रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है।
तो पेशेंस, जब पेशेंस को भी पेशेंस चाहिए, पेशेंट को भी पेशेंस चाहिए या डॉक्टर को भी पेशेंस चाहिए, तो चेरी प्लम अच्छा काम कर सकती है। I'm really sorry, I'll have to take one call. Just a second. So, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आ सकती है, कहीं उनका आउटबर्स्ट नहीं आएगा, वह अपने आप को अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हैं। यह दवाई मूड स्विंग्स जो फीमेल में देखे जाते हैं ड्यूरिंग मेंसेस, अब ये प्यूबर्टी में हो या मेनोपॉज में हो, हर जगह पीरियड के साथ रिलेटेड कंप्लेंट्स में, जब मूड डिस्टरबेंसेस हो या ज्यादा चेंजेस आने लगे, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे, गुस्सा आने लगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के साथ यह दवाई भी खूब अच्छे से रिजल्ट दे सकती है। चेरी प्लम के बाद हमारी फोर्थ रेमेडी है, दैट इज रेड चेस्टनट। अब रेड चेस्टनट है, वह दवाई के डर तो कुछ अलग ही है। तो क्या है ये? यह डर इस तरह के हैं कि यह दूसरों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, वरी करते रहते हैं और यही समझते हैं, उनको दूसरों के बारे में डर ज्यादा लगता है। लेकिन यह दूसरे कौन है? हर कोई राह चलता पर्सन नहीं, पर जो बहुत क्लोज हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए इन्हें बहुत ज्यादा डर रहता है। परिवार में अगर महिला है तो उन्हें अपने पति के लिए, बच्चों के लिए काफी डर बना रहता है। अगर बाहर गए हैं, कब आएंगे, कुछ हो ना जाए, बच्चे यहाँ जा रहे हैं, गिर ना जाए, अरे कोई परेशानी नहीं, बार बार कॉल करते रहेंगे, कहीं कोई चेप नुकसान वाली बात तो नहीं। मतलब बहुत ज्यादा इसे कहते हैं ओवर प्रोटेक्टिवनेस। वह बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहते कि कहीं कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए। पर ये जो डर है, उनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर हर एक को कोई ना कोई परिवार के लिए चिंता तो रहती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, मतलब उसकी सीमा कैसी है। अगर वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है, तो फिर डेफिनेटली दवाई की जरूरत तो है। तो रेड चेस्टनट उसमें काफी हेल्प करती है। इन सब की वजह से पेशेंट खूब ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, वह एक जगह टिके नहीं रह सकते। जैसे कि अपने आर्सेनिक पेशेंट, उन्हें डर लगता है अगर बच्चा बाहर गया उसे कुछ इन्फेक्शन ना लग जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बच्चे खूब ज्यादा आउटवर्ड होने लगे हैं, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, कुछ ना कुछ फंक्शंस आते रहना, पर इन सब में पेरेंट्स हमेशा भयभीत रहते हैं। आजकल हम ये भी देखते हैं कि बहुत ऐसी चीजें होती है जो हमने सुनी ना हो, इसलिए भयभीत होना उनका सही है। और उस भयभीत होने पे वह काफी स्टेप्स ले, वो भी सही है। लेकिन उसका भय बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, वो तो सही नहीं है। अब जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाना चाहे, दैट इज वीनिंग, उस समय पे भी उसे लगा रहेगा और बच्चा वो छोड़ पाएगा या नहीं। उसी तरह बच्चे में भी वो डर है कि अगर माँ दूध नहीं देगी तो क्या। तो इन समय पे भी जब माँ और बच्चे परेशान हैं, तब भी रेड चेस्टनट काम कर सकती है। जिस तरह हमने देखा, यह ओवर प्रोटेक्टिवनेस अपने सिंबॉलिक रिलेशनशिप में ज्यादा है। सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स मतलब पेरेंट्स एंड चाइल्ड, मदर फादर, इट कैन बी एनीवन। इस सब डर की वजह से, ये ओवर प्रोटेक्टिवनेस की वजह से
ऐसा माहौल बनेगा, ऐसी परेशानी बनेगी कि उनके अंदरूनी रिलेशंस खराब होने लगते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि कोई दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेशर करे। कोई नहीं चाहेगा कि उनकी फ्रीडम छिन जाए। अगर वो हस्बैंड वाइफ है तब भी नहीं, बच्चे और पेरेंट्स हैं तब भी नहीं। और इसकी वजह से रिलेशंस खराब होना जाहिर सी बात है। इतना प्रेशर, इतना मेंटल प्रेशर लेना किसी के लिए, तो हाइपरटेंशन तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज भी इधर उधर हो सकती है, और हार्ट की परेशानी जाहिर है, या फिजिकल सिम्टम्स है रेड चेस्टनट के। अब रेड चेस्टनट देने पे अगेन द सेम थिंग, पॉजिटिविटी तो आएगी, थॉट्स बदलने लगेंगे, जो चिंताएं हैं वो कम होने लगेगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी। अगेन ब्रेवरी आएगी, करेज, कामनेस, शांत मन। वरी करना, चिंता करना, किसी को बाहर जाने देना, हर चीज में एक बैलेंस क्रिएट होने लगेगा। आज की हमारी आखिरी दवाई है रॉक रोज। रॉक रोज भी एक क्राइसिस फॉर्मूला की दवाई है। तो अगर हम देखें तो रेस्क्यू रेमेडी में दो ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे फियर ग्रुप से ही बिलोंग करती है। लेकिन यह सिचुएशन दवाएं बाकी दवाइयों से तो काफी अलग है, इसीलिए इमरजेंसी में इसे दे सकते हैं। जैसे कि टेरर, मतलब एक दहशत सी बन जाना, या इतना ज्यादा डर, इतना एक्सट्रीम डर जो खूब तुरंत ही पैनिक क्रिएट कर दे। मतलब वो डर एस्पेन से शुरू हो सकता है, मिम्युलस से शुरू हो सकता है, लेकिन वो डर खूब ज्यादा पैनिक स्टेज में जा सकता है। अगर जैसे कि किसी का एकदम से एक्सीडेंट हुआ और वो घबरा गया, डर गया, तब वह एक लेवल ही अलग लेवल का हो सकता है डर। बच्चों में नाइट टेरर, वह कभी भी अकेले नहीं रहेंगे एस्पेन की तरह, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। एस्पेन में पैनिसिटी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन इनकी पैनिसिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होगी। जबकि बड़े हैं, वह यह भी महसूस करेंगे कि उनकी एनर्जी लेवल भी बिल्कुल ही नहीं है। इतने एक्सट्रीम लेवल पे वो पैनिक हो जाएंगे कि उनकी एनर्जी भी डिप्लीट होने लगेगी। उन्हें ऐसे लगने लगेगा जैसे उनका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, कहीं वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, जैसे वो पूरे जम से गए हों, मन से, शरीर से। वह वॉटरफॉल का भी अगर आवाज आए, पानी के झरने की भी आवाज आए, तब भी वो यह महसूस करते करेंगे कि जैसे कोई बड़ी टेरर वाली चीज होने वाली है। एक कोई दहशत तो नहीं आएगी, कोई बड़ा कुछ तो नहीं होगा। जिस तरह मैं अभी आपसे बता रही हूँ ये इसके डर, तो मुझे अंदर से भी एक टेरर सिचुएशन फील हो रही है। इस तरह के डर हैं इस रेमेडी के। अब इनके कोई न कोई रूट होते हैं, वह इस सिचुएशन में कैसे पहुंचते हैं। जैसे कि कोई घर का अपना जिसकी डेथ हो गई हो, या बार बार बुरे सपने आना, या अपनी काम की जगह पे हमेशा ऐसी कोई चीज होना, जैसे कि अचानक से फायर लगना, या अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लगना, या किसी को अचानक से हॉस्पिटलाइज करने की परेशानी आए। ऐसी कोई भी सिचुएशन जब वो महसूस करते हैं, तब वह चीज उनके दिमाग में भरी रहेगी और वो एक टेरर का रूप दे सकती है।
या कोई ऐसे उन्होंने पास्ट की ऐसी कोई इवेंट्स देखी हो, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद काफी ऐसे पेशेंट्स आए थे जो वो मन से निकाल नहीं पाए थे। इवन कोविड में जो बार बार हॉस्पिटलाइज हुए और या उन्होंने देखा कि आसपास के मरीज हॉस्पिटलाइज थे, वह भी ऐसे टेरर सिचुएशन में आए हुए हैं, जिन्हें रॉक रोज रेमेडी काफी हेल्पफुल साबित हुई। जैसे कि पेट्स हैं, वह भी डरे हुए रहते हैं, हमेशा एंशियस रहते हैं, और ये भी बिजली कड़कने से या फायर क्रैकर्स से हमेशा डरे हुए रहेंगे। उनके डर के एक्सप्रेशन भी थोड़े हिस्टेरिकल हो सकते हैं, स्टेरी लुक हो सकता है, कम-कपाट हो सकती है, या नींद नहीं आना डर की वजह से। रेड चेस्टनट में हमने चेरी प्लम में हमने देखा कियोस टू लाइट, जबकि नाइटमेयर्स इसमें जो है वो है फाइट या फ्लाइट। मतलब 2 रिस्पॉन्सेस क्रिएट होंगे, या तो फाइट करना है या देयर विल बी एस्केपिज्म। फाइट करना है तो हरीडनेस आएगी, जल्दबाजी जल्दबाजी, सब जल्दी जल्दी करना है। अनरीजनेबल बिटरनेस मतलब किसी के लिए बुरी भावना होना या जल्दी से नाराज हो जाना। उसी तरह फ्लाइट में कहीं से भाग जाना, वह सिचुएशन को फेस ही नहीं करना, बस मुझे यहाँ से चले जाना है, या तो एकदम से सहम जाना। इस तरह से 2 रिस्पॉन्सेस इस दवाई में हमें मिल सकते हैं। इसके फिजिकल सिम्पटम्स में हम क्या महसूस करेंगे? एक तो अपने आप को वह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाएंगे। जैसे कि अभी कुछ स्टेज पे बोलना है, वह स्टेज पे पहुंचेंगे लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, इतने ज्यादा भयभीत हो जाएंगे। अगर कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन देख ली, महसूस कर ली, तो उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में अच्छी साबित होती है। एंजाइटी डिसऑर्डर में एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में भी काफी बेनिफिट देती है। इवन डायबिटिक पेशेंट्स में भी, जिनको बुरे सपने आते हों, इस तरह से यह दवाई काफी असरकारक रहती है। ये देने से पैनिसिटी बहुत ज्यादा दूर हो सकती है, और यह रेस्क्यू रेमेडी के साथ देने से, मतलब रेस्क्यू रेमेडी में देने से इंसैनिटी मतलब पागलपन या हताशा रहना या सैडनेस रहना, डिप्रेशन रहना, उसमें से भी यह बाहर आने में मददरूप हो सकती है। इसकी वजह से जैसे कि हमने देखा एनर्जी डिप्लीट होती है, तो सनस्ट्रोक में भी यह दवाई खूब असरकारक हो सकती है, या ड्रग एडिक्शंस में भी यह दवाई खूब असरकारक हो सकती है। बैच, अब हम पांचों रेमेडीज को अच्छे से समझ पाए। एस्पेन, जिसके कोई डर हमें पता नहीं, म्यूमुलस, जिसके डर हम जानते हैं, मतलब पेशेंट जानते हैं, चेरी प्लम, चेरी प्लम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भी अलग तरह के डर उत्पन्न होते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उनके डर हैं फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। रेड चेस्टनट, जहाँ पे काफी ज्यादा ओवर कंसर्न होते हैं अपने परिवार के लिए। एंड लास्टली रॉक रोज, जहाँ दहशत टाइप का डर रहे बने, पैनिक क्रिएट हो उस टाइप से डर बना रहे। यह 5 मेन डिफरेंसेस हैं ये पांचों रेमेडीज के, जो हम अच्छे से पेशेंट को अच्छे से सिम्टम्स एनालाइज करके इजीली दे सकते हैं विथ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। मुझे आज याद आ रहा है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हमें हिंदी की राष्ट्र परीक्षाएं अलग से देने के लिए हमने उसमें एनरोल किया था। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड कृति, हम दोनों हर साल वह परीक्षा देते थे और काफी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण भी होते थे। तो कहीं न कहीं आज हिंदी भाषा में पहली बार जब मैंने यह लेक्चर लिया,
तब मुझे लगा वह मेरी हिंदी कहीं न कहीं मुझे हेल्पफुल हुई और मैं अच्छे से आई थिंक डिलीवर कर पाई। अब बैच फ्लावर रेमेडीज़ किस तरह दी जाती है? तो 30 पोटेंसी में ही दी जाती है। कई लोग इसे पानी में डायरेक्टली ड्रॉप्स डाल के भी देते हैं, कई इसे ग्लोब्यूल्स में भी दे सकते हैं और ये दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, रेगुलरली जब तक सिम्पटम्स ठीक ना हो। मतलब इस दवाई में इस तरह का कोई रूल नहीं जो हम होम्योपैथिक दवाई जब देते हैं हमारी तब फॉलो करते हैं। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जब हम देते हैं, तब हम सिंगल डोज़ दे के रुकते हैं, उसकी इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व करते हैं, बाद में रिपीट करना है या नहीं वह डिसाइड करते हैं। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडीज़ में इस तरह का कोई रूल नहीं। जब तक सिम्पटम्स हैं, तब तक हम ये रेमेडी रेगुलरली पेशेंट को दे सकते हैं। जिस तरह अब हमें कब समझ में आएगा, जैसे कि मैं मेरे पेशेंट्स में बैच फ्लावर रेमेडीज़ पहले प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं देती, क्योंकि मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का भी इफ़ेक्ट देखना है। मुझे यह देखना है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है या मैंने जो सिमिलिमम समझ के दवाई दी है, वह कितना असर दे रही है, वह अपना रिज़ल्ट किस तरह दिखा रही है। वह उसका रिजल्ट जब दिखाए, उसके बाद वह समझ के फिर नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में जब पैनिसिटी या मेंटल सिम्पटम्स ज़्यादा हो, तब यह दवाई मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। यह रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने बैच फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में पढ़ाई की और इस पीपीटी में इंक्लूड किया। रिचर्डसन बोडलर की बुक काफ़ी अच्छी है। उन्होंने बहुत अच्छे से नोज़ोड्स, बैच फ्लावर रेमेडीज़ और हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ के भी डिफरेंसेस बताए हैं। कृष्णमूर्ति की बुक पर भी काफ़ी बेनिफिशियल रही। ये डॉक्टर डीएस वोरा ऑल्सो और डॉक्टर बिपिन कक्कड़ का यह बैच फ्लावर रेमेडी का थर्ड पार्ट है। यानी उन्होंने भी काफ़ी इसके अंदर रिसर्च करके जो सिम्पटम्स उन्हें मिल रहे थे, वह अच्छे से इस बुक में दिए हुए हैं। Thankful to Sahani sir, Dhanesh sir, our respected principal, Dr. Hina ma'am, IFPH team, and talk on my dear students Krutarth and Maitri for this opportunity. हाँ, थैंक यू देवांगी जी। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कहा है और एक जो बात आपने बहुत ही डिटेल्स में आप डर रही थी कि हिंदी में आप नहीं बोल पाएंगे और मुझे आपका हिंदी बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही सेंटेंस को बहुत ही नपे तुले आवाज में आपने इसको प्रेजेंट किया है। थैंक यू तो सर, थैंक यू आपका एक हिम्मत बढ़ा, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और सर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज के विषय में बहुत सारे लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जी लेकिन सर, मैं समझता हूँ कि इसे हम लोग होम्योपैथी के अंश के रूप में इसमें और भी प्रूविंग करने की जरूरत है, जी क्योंकि सर, बैच फ्लावर रेमेडीज को लोग पूछते हैं कि ये पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है कि नहीं है, तो जी लोग सर, शायद वो ये नहीं जानते होंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। जी सर, जब ओस की बूंदें सुबह सुबह जब फूलों पर पड़ते हैं, जो पर्टिकुलर फ्लावर पर पड़ते हैं, वही ओस के बूंद को कलेक्ट किया जाता है सूर्य की रोशनी के आने के पहले, और वही मदर टिंचर का होता है, यानी कि वो पोटेंटाइल फॉर्म में ऑलरेडी है। अब जी, उसको इसीलिए इसमें पोटेंसी का अलग से जिक्र नहीं किया गया है और अलग से इसके लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। ये एक बात हुआ। दूसरी चीज की ये जो है सो अ, अ, इसमें जो है सो पोटेंसी जो है सो ये इसका जो यूजेज है, इसका यूजेज करीब करीब हम लोग मोस्टली जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सिंगल सिम्टम्स पर किया करते हैं, क्योंकि हर एक मेडिसिन का केवल है। तो एक चीज का जो फ्यूचर इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, इसे भी हम लोग को जानना चाहिए। फ्यूचर में हम लोग इसको कैसे इस पर रिसर्च होना चाहिए। तो बैच जी फ्लावर सर, का मैं देखता हूँ और मैंने जो देखा, इस पर बहुत ज्यादा प्रूविंग नहीं हुए हैं। कुछ जो जी, इनिशियल प्रूविंग डॉक्टर बैच ने किया था, उसके बाद में बहुत सारे बदलाव नहीं आए हैं लोगों ने। अगर इस पर ध्यान दिया जाए
तो बैच फ्लावर रेमेडीज को भी हम लोग होम्योपैथी के कैटेगरी में जोड़ा जा सकता है। ये अभी आपने 36 दवाइयों की बात करी, लेकिन जी सर, आपकी बात बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं, ऐसे भी फ्लावर हैं जिन्हें कि हम लोग अपने मेडिसिनल सिस्टम में जोड़ सकते हैं, और वह हमारा बैच फ्लावर रेमेडीज का एक डेवलपमेंट होगा। तो चूंकि ये नेग्लेक्टेड साइंस रहा है, नेग्लेक्टेड विषय रहा है, इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एज ए होम्योपैथ इसके जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वह करीब करीब होम्योपैथी से करीब करीब मैं कहता हूँ कि सिमिलिमम ही है। आप उसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। तो आगे चल करके हम लोगों को इसमें चाहिए कि हम लोग इस पर विशेष रूप से इस पर देखें। और जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि होम्योपैथी सिंगल मेडिसिन तो देते ही हैं, लेकिन एक बात होता है कि जब हम लोग को परेशानी होती है तो हम लोग बायोकेमिक मेडिसिन भी यूज किया करते हैं। तो वैसे में अगर हम लोग बायोकेमिक के जगह पर इस बैच फ्लावर रेमेडीज को भी यूज कर सकते हैं। और मैंने ये अनुभव किया हूँ, खास करके मेरा रेस्क्यू रेमेडी से, जबकि बहुत ही इमरजेंसी रहा है, तो कहते हैं कि रेस्क्यू रेमेडी जस्ट लाइक ए कोरामीन, जो अंग्रेजी में दवाई होता है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, तो ये रेस्क्यू रेमेडी जो आपने जिक्र किया, ये हमको लगता है कि सिंगल मेडिसिन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये दवा का मेरे को ठीक से ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में जी बैच सर, कॉम्बिनेशन है सर, चार कितनी रेस्क्यू दवाई रेमेडी कितनी इसमें है? स्टार। 4 है ना? हाँ, तो हाँ ये जी एक सर। अच्छा जानकारी हाँ आपने दिया। मैं बहुत पढ़ा नहीं हूँ इसके विषय में, लेकिन जो मैं इनिशियल मेरी पढ़ाई रही है इसके विषय में जानकारी रहा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो देवांगी जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट होगा कि जी एक सर। इसी तरह से जो एक बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और फिर ये बैच फ्लावर है, एक है आपको ये इसको क्या कहते हैं, जो इंटेस्टिनल एरिया में जो होते हैं, बहुत सारे नोसोड्स होते हैं, है ना? जी उस सर। नोसोड के ऊपर में भी हम लोग को ध्यान में देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई स्पीकर्स हमको उसमें भी मिलेंगे, जी जो कि सर। उस नोसोड्स की चर्चा करेंगे। बावल नोसोड्स, सर मुझे याद आ गया, बावल नोसोड्स। बावल बावल नोजल। नोसोड्स नेग्लेक्टेड है, लेकिन बावल नोसोड्स का भी प्रिंसिपल नोसोड्स के ही जैसा है। तो जी ठीक सर। है, आज का समय हम लोग का पूरा हो गया है। डॉक्टर मनीष, यू कैन क्लोज द सेशन एंड हैंड ओवर टू डॉक्टर धनेश। जी जी, थैंक यू मैम। आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल था, काफी कुछ सीखने को मिला, बैच फ्लावर जैसी रेयर रेमेडीज के बारे में जानने को मिला। बैच फ्लावर बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं जानते और डिस्कशन नहीं होता है ऐसे टॉपिक्स पे। तो थैंक यू मैम ऐसा टॉपिक लेने के लिए और ऐसा टॉपिक हमें इतना ब्यूटीफुली समझाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इस तरीके से आज हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है एंड द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन। सो ओवर टू डॉक्टर धनेश सर।